सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर डायोड such that P side is connected to the positive terminal of the battery and N side to the negative terminal of battery. It is said to be forward biased. जब सेमीकंडक्टर डायोड, ये मैंने एक सेमीकंडक्टर डायोड ले लिया, ये इसकी P साइड है जो ट्राइंगल टाइप की होती है और ये लॉन्ग लेग N साइड। जब हम इसका P साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और N साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है। द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द P साइड एंड N साइड ऑफ द जंक्शन इज नेग्लिजिबल। मोस्टली जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन होगा और जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप P साइड और N साइड जो कि जंक्शन के ऊपर वो नेग्लिजिबल होगा। When an external voltage is applied across the diode such that N side is positive and P side is negative, it is said to be reverse biased. Reverse biased में क्या होगा? अब जब हमारे पास ये P साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे तो रिवर्स बाइसिंग होगी। अब रिवर्स बाइसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कंडक्ट करेगा और इस डायोड में से करंट फ्लो करेगा, मतलब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, जो अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिप्लीशन रीजन में होगा इन रिवर्स बाइस। इसके बेस्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रिस्पेक्टिवली in the following figure. If germanium diode connected are reversed, the value of V naught change. Why? इस क्वेश्चन में जर्मेनियम के केस में जो कंडक्टिंग वोल्टेज है वो हमारे पास 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट। मतलब जब 0.3 वोल्ट हो जाएगा तब आपके पास जर्मेनियम में से करंट फ्लो करेगा और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट। अब ये हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ये नेगेटिव है, जर्मेनियम की ये P साइड है, ये N साइड है, P पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड वाइस है और ये कंडक्ट करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली जो P साइड है सिलिकॉन की पॉजिटिव के साथ और जो ये N साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन है, तो ये भी फॉरवर्ड वाइस है, दोनों में से करंट फ्लो करेगा। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप है इन केस ऑफ जर्मेनियम वो है हमारे पास 0.3 और सिलिकॉन के क्रॉस 0.7। तो मोस्टली जो करंट जो है प्रेफर करेगा फ्लो थ्रू जर्मेनियम, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप 0.3 है तो करंट किस में से फ्लो करेगा? जर्मेनियम में से। तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे इन दैट केस V नॉट हो जाएगा IR के बराबर और दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, that is voltage drop over resistance multiply resistance। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले वोल्टेज कितनी आ रही है 12 माइनस और इसके क्रॉस 0.3 ओवर रेजिस्टेंस 5 और R भी 5 है, तो हमारे पास बन जाएगा 12 माइनस 0.3 दैट इज 11.7 वोल्ट। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास गिवन है, अगर जर्मेनियम डायोड के कनेक्शन को रिवर्स कर दे, मतलब जो P साइड है इसको हम नेगेटिव के साथ और N साइड जो है उसको पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी और ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो मतलब ओनली करंट जो है सिलिकॉन डायोड से फ्लो करेगा। तो इन दैट केस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दिस इज इक्वल टू, अब 12 है पहले पोटेंशियल माइनस यहाँ पे इसका जो है 0.7 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 12 माइनस 0.7 दैट इज 11.3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज होगा दैट इज डेल V इज इक्वल टू, पहले कितना था हमारे पास 11.7, फिर बाद में क्या आया 11.3, दिस इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल दैट इज 0.4 वोल्ट आ जाएगा। तो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सेकंड पार्ट है,
द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई डी फॉर द नेटवर्क। हमारे पास ये नेटवर्क गिवन है 12 वोल्ट और इधर वी नॉट, ये सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम और लोड रेजिस्टेंस 5.6 किलो ओम है। अब यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हमारे पास सीरीज में है, तो इन दैट केस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज वीडी के साथ हम उसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू वी एस आई प्लस वी जीई एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0.7 है सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में 0.3, दिस इज इक्वल टू 1.0 वोल्ट हो जाएगा। सो आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी, ये हमारे पास इनपुट है 12, आउटपुट क्या जाएगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 1 का, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 1.0, दिस इज इक्वल टू 11 वोल्ट। अब करंट निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास निकलेगी V नॉट इज इक्वल टू 11 वोल्ट। तो यहाँ पे इन दिस केस ओनली 11 वोल्ट एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगी, हमें दूसरे की निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे अगर मान लो कोई और भी 11 वोल्ट होता तो ऑप्शन में, तो हमारे पास अब नेक्स्ट निकाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास जो करंट बनेगा आई डी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट है 11 ओवर, अब आर कितना है 5.6 किलो ओम, तो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, 11 ओवर 5.6 मल्टीप्लाई किलो का कर देंगे 1000 एंड दिस इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 11 ओवर, ये पॉइंट आता है 0 इधर 5600, जब इसको डिवाइड करोगे 11 को 5600 के साथ तो हमारे पास बनेगा 0.00196 एम्पियर और इसको मिली एम्पियर में कर देते 1.96 मिली एम्पियर, तो हमारे पास यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगी। थर्ड पार्ट, द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स each with the forward resistance of 50 ohm. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 100 ohm resistance is. क्वेश्चन में हमारे पास दो आइडियल डायोड D1 D2 दिए गए हैं और D1 के क्रॉस यहाँ पे 150 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 75 ओम की और साथ में ये 100 ओम रेजिस्टेंस लगी हुई है और बैटरी 6 वोल्ट की। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो जो डायोड D2 है इसमें ये N साइड पॉजिटिव के साथ और P साइड नेगेटिव के साथ, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ओनली D1 कंडक्ट करेगा, इसमें फॉरवर्ड वाइसिंग है क्योंकि P पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव के साथ ज्वाइन है। तो इन दिस केस हमारे पास जो साथ में और गिवन है कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है प्रत्येक डायोड के साथ। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 150 प्लस ये 100 हो जाएगा प्लस 50, सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 300 ओम। अब करंट निकालेंगे, करंट हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, 6 ओवर 300, अब 6 5 30, 50 बन जाएगा 1 ओवर 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 0.02, तो हमारे पास यहाँ जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करंट ये बन जाएगा थ्रू 100 ओम रेजिस्टर। फोर्थ पार्ट, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये डायग्राम में हमारे पास गिवन है, इसमें जो पोटेंशियल बनेगा ए बी के क्रॉस उसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 10 किलो ओम और ये 10 किलो ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो इनकी रेजिस्टेंस बन जाएगी 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10।
एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 + 1 2/10, तो दिस इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दोगे इसको, 1 आरपी इज इक्वल टू 5 किलो ओम बन जाएगा। अब इन दोनों रजिस्टर की जो रजिस्टर आरपी कितना आ गया 5 किलो ओम। अब ये इसके साथ सीरीज में है तो आर टोटल बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 10 किलो ओम प्लस 5 किलो ओम, दिस इज इक्वल टू 15 किलो ओम आ जाएगा। अब हम करंट निकाल लेंगे तो करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर टोटल। सो दिस इज इक्वल टू वी कितना है हमारे पास यहाँ पे 30, तो 30 ओवर कितना आएगा 15 किलो ओम। और सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 30 ओवर 15 किलो मीन्स 1000, दिस इज इक्वल टू 15 to the 30, ये बन जाएगा 2 ओवर 1000, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10⁻⁴, ऊपर जाके ये 10 की -3 बन जाएगा एम्पियर। और दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, क्योंकि 10⁻⁻3 दिस इज इक्वल टू मिली के बराबर होता है। तो करंट हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। अब हम निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का उसके क्रॉस वो बन जाएगा बी पी इज इक्वल टू आई क्रॉस आर पी। तो आई हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाली थी हमने 5 किलो ओम, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब 2 मिली एम्पियर था ना ये 2 मिली मतलब 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई 5 किलो, किलो का मतलब 10⁻³ ये कट गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो पोटेंशियल क्रॉस पैरेलल हो गया 10 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल होगा बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द दीज पैरेलल रजिस्टर, तो वो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल के क्रॉस पोटेंशियल है 10 भी, तो पोटेंशियल बिटवीन A and B also 10 volt. So here in this question C is the correct option, 10 volt आ जाएगा। Question number 30. Photoelectric effect is phenomenon of the injection of electron when the radiation of suitable frequency is made to fall on the surface of metal. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक फिनोमेना होता है जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को डालेंगे, उसकी हमारे पास एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से बाहर निकाल सके, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलेंगे और किस तरफ चले जाएंगे, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे और इस तरह से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और जो ये फिनोमेना होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, दैट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light of stable wavelength falls on the emitter C given in diagram, the photoelectrons are emitted. जब हमारे पास ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी स्टेबल वेवलेंथ इसके ऊपर फॉल करेगी C के ऊपर, मतलब ये हमारे पास क्या है दिस इज एमिटर, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटोइलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। These photoelectrons are drawn to the collector A, और ये फोटोइलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे A जो कि कलेक्टर है इस प्लेट की तरफ, C से कहाँ जाएंगे A की तरफ। The photoelectric current of the order of a few microamperes can be normally obtained from the device given in the figure. तो यहाँ पे जो है जब इलेक्ट्रॉन C से A की तरफ जाएंगे, मतलब एमिटर से कलेक्टर की तरफ, तो यहाँ पे करंट मिलेगा सर्किट में और किसमें होगा माइक्रो एम्पियर में। यहाँ पे थ्रू आप इस मीटर से आप देख सकते हो। द डिवाइस गिवन convert a change in intensity of illumination into a change in photocurrent. This current can be used to operate control system and in light measuring devices. The devices are made up of metals with low ionization enthalpies, for example, platinum,
whose work function is 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाएंगे तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा और वो दैट करंट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये करंट है इसका हम यूज करते हैं ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम में और लाइट इमेजिंग डिवाइसेस में। और जो ये डिवाइसेस होती है मेड अप ऑफ मेटल, जैसे आपके पास हो गया प्लेटिनियम जिसका वर्क फंक्शन होता है 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 3 times 10⁻11 hertz is used as incident radiation, determine the reading in the micrometer, justify mathematically। जो लाइट बढ़ रही है किस तरह की है, इंफ्रारेड है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज इक्वल टू 3 times 10⁻11 हर्ट्ज। और हमारे पास जो वर्क फंक्शन होता है W0 दिस इज इक्वल टू H न्यू0 के बराबर होता है। न्यू0 आ जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और W0 आता है वर्क फंक्शन H प्लैंक कांस्टेंट। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, न्यू0 इज इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगा W0 ओवर H। अब दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन जो है इसका वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ओवर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 एंड दिस इज इक्वल टू 6.35 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 ओवर 6.63 इंटू 10⁻34। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ही बन जाएगा दिस इज इक्वल टू अब 6.35 इंटू 1.6 ओवर 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻19 नीचे -34 है ऊपर जाके प्लस के 34 हो जाएंगे, बेस आर सेम पावर एडेड, तो यहाँ पे बन जाएगा दिस इज इक्वल टू जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, इधर आ जाएगा 15 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जबकि हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी है 3 times 10⁻11 हर्ट्ज और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे ये मेटल सरफेस है इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, अब इस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस लाइट की जब यहाँ पे मेटल सरफेस के ऊपर पड़े और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सके, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो ये लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम हो न्यू0 से, मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इन दिस केस वो ग्रेटर देन है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो है हमारे पास 3 times 10⁻11 हर्ट्ज और जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। दैट्स मीन्स जो माइक्रोमीटर है उसमें से करंट क्या होगा 0। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर में से करंट क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइक्रो एम्पियर। इसका सेकंड पार्ट है इन द गिवन डायग्राम इफ टर्मिनल B is shifted towards the left then how will it affect the reading of the micrometer। डायग्राम में अगर आपके पास ये जो B है टर्मिनल B, इसको अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर दो टूवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ, मतलब इस तरफ लेके आओ, तो हमारे पास जो ये माइक्रोमीटर की रीडिंग जो है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, तो माइक्रोमीटर की रीडिंग हो जाएगी 0। क्यों, रीजन क्या होगा, जब आप यहाँ पे इस बी को यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे तो ये ए जो है यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एमिटर से कलेक्टर के पास पहुंच नहीं पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इट मीन्स माइक्रोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो माइक्रोमीटर जो है उसकी रीडिंग हमारे पास क्या जाएगी इन दैट केस 0।
Next up for VI candidates, second part, if the supplied voltage is decreased, then what will be the effect on the reading of the micrometer? अगर सप्लाइड वोल्टेज को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जो क्या इफेक्ट पड़ेगा जो रीडिंग होगी माइक्रोमीटर की, इसके लिए एक्सप्लेनेशन, इफ सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फोटो सेल डिक्रीज, this will reduce the number of photoelectrons that are able to reach the collector, resulting in a decrease in the reading of the micrometer. जब हम सप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो फोटो सेल के क्रॉस है वो डिक्रीज करेगा, तो जो कलेक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उनकी संख्या में कमी आएगी, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज आएगा एमीटर की रीडिंग. Next, the third part, plot a graph showing this variation in reading of micrometer on shifting the terminal B towards the right. इसमें आपने ग्राफ शो करना है किसके बीच में, माइक्रोमीटर रीडिंग में और टर्मिनल B ज्योमेट्री का है. जब आप उसको शिफ्ट करो B से राइट की तरफ जब आप उसको शिफ्ट करोगे, इसमें जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूं. अब इस तरफ पोटेंशियल ले लिया, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, और इस तरफ आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट. स्टार्टिंग में क्या होगा, जब इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पड़ेगी एमीटर के ऊपर, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो हमें इनिशियली करंट मिलेगा. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे इस प्लेट ए की, तो हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और हमारे पास क्या होगा, करंट बढ़ेगा. करंट बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद फर्दर करंट इंक्रीज नहीं करेगा. तो इस तरह से हमारे पास एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा. उसके बाद उसको बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट, दैट इज नोन एज द सैचुरेशन करंट. एक्चुअली क्या होगा, जैसे लाइट पड़ी, लाइट एक सेकंड में मान लो 50 फोटोन यहाँ पे पड़ रहे हैं और उसके कारण 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो एक सेकंड में हमारे पास 50 इधर निकल रहे हैं और 50 यहाँ पे पहुंच रहे हैं. तो इसके बाद क्या है, 10 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 500 पहुंचेंगे. मतलब आपके पास फर्दर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे. मतलब क्या है, बढ़ेगी थोड़ी नहीं वो. इसके कारण क्या होगा, करंट हमें सैचुरेशन मिलेगी. जैसे हम यहाँ पे इस बी टर्मिनल को इस तरफ नेगेटिव तरफ, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तो क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा और एक टाइम आएगा जहां पे करंट जीरो हो जाएगा. नेगेटिव पोटेंशियल देंगे हम यहाँ पे ए प्लेट को, जब ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोज करेगा. एक टाइम ऐसा आएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, तो एट दैट टाइम्स करंट जीरो होगा, मतलब और जो पोटेंशियल होगा उसको हम मानेंगे वी नॉट, और ये होगा दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा. फॉर VI कैंडिडेट्स, थर्ड पार्ट, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल, बाय व्हाट फैक्टर विल द काइनेटिक एनर्जी चेंज. अगर इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की उसको हम डबल करते हैं तो किस फैक्टर के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नॉट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अगर आप उसको डबल भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी.